हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है राष्ट्रपति का चुनाव, जो कि सीटेट में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आईएएस पीसीएस का ये फेवरेट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 100 पर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं करीब करीब सब में राष्ट्रपति का जो चुनाव है या राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चंस हैं सभी इसमें से आते हैं। तो आज आपको समझाया जा रहा है राष्ट्रपति का चुनाव। बच्चों देखो, राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। यह निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से निर्मित होता है। सेकंड, राष्ट्रपति का चुनाव एक समानुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय मत के माध्यम से गुप्त मत पत्र द्वारा होता है। अब बच्चों, आपको समझना पड़ेगा जितना मैंने पढ़ा है कि ये है क्या चीज़। जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये क्यों होता है, किस लिए होता है, राष्ट्रपति का पद कितना गरिमामय है। देखो बच्चों, राष्ट्रपति जो हमारा प्रेसिडेंट हैं वो संविधान के भाग 5 में संघ के अंतर्गत अध्याय 1 में कार्यपालिका का वर्णन है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस में वर्णन है, तो ये जो संविधान का भाग 5 है और जो संघ के अंतर्गत अध्याय है उसके 1 में कार्यपालिका का वर्णन है। ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के अनुरूप भारत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। उसी तरह अब दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्वेश्चन जो संसदीय व्यवस्था है राष्ट्रपति की वो कहाँ से ली गई है, तो वो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के अनुरूप ली गई है। उसी तरह भारतीय संसदीय सरकार में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। आपके पास क्वेश्चन ये आ सकता है कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक होता है या गैर संवैधानिक होता है, तो राष्ट्रपति का पद संवैधानिक होता है बच्चों। और इसके अलावा वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। राष्ट्रपति को एक तरीके से नाम मात्र का एक राजा माना गया है, लेकिन वो संवैधानिक है। पर ये भी है कि अगर राष्ट्रपति किसी पत्र को जो उनके पास कानून बनने के लिए आते हैं साइन ना करे तो वो वापस भी कर सकता है और दोबारा उस पर चर्चा करा सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो कोई कठपुतली हैं या नाम मात्र के हैं, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि डायरेक्ट वो जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति डिसीजन लेता है, भारत में वैसे राष्ट्रपति डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि सारी शक्ति किस में है? मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। आपने अपने देश में देखा होगा, संसद में जब कानून बनते हैं तो जो प्रधान है वो राष्ट्रपति होता है और जो जितने भी सदस्य होते हैं उस पर चर्चा होती है और फिर वो कोई बिल बनता है वो राष्ट्रपति के पास जो साइन होने के लिए जाता है। इसके अलावा बच्चों, मंत्रिपरिषद में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। जो संसद में बैठते हैं वो सभी कौन चुनता है? उनको जनता चुनती है। आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं लोकसभा के और संसद में सदस्य जितने भी जाते हैं वो हम लोग चुनते हैं, यानी आम जनता उनको चुनती है, जो कि वोटिंग होती है और वोट करते हैं। इसके अलावा बच्चों, जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं जो संसद में बैठते हैं और लोकसभा में जितने भी कानून बनते हैं इनकी सहमति से और फिर राज्यसभा में उन पर चर्चा होती है। अब बच्चों में ये देखना है कि अनुच्छेद 52 से 78 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में क्या क्या उपबंध हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के अनुसार होता है। ये तो जो मैंने अभी आपको समझाया, थोड़ा मोटा मोटा मैंने आपको समझाया, ये अनुच्छेद 54 होगा तब राष्ट्रपति का चुनाव होगा। एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। जो निर्वाचक मंडल होते हैं, और ये कौन से होते हैं निर्वाचक मंडल? डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता नहीं चुनती है, लेकिन जिनको आम जनता चुनती है, निर्वाचित करती है, जिताती है, उनके द्वारा होता है। यह निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों के चुने गए सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से निर्मित होता है। दोनों सदस्य कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा, यानी उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। इसके अलावा बच्चों, राज्य की जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। अभी जैसे यूपी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, तो वो जो विधानसभा होगी, जब राष्ट्रपति का इसी तरीके चुनाव होगा तो सभी विधानसभाओं से, यानी भारत के जितने भी स्टेट हैं वहाँ से वो चुनेंगे राष्ट्रपति को। तो इसका मतलब है कि लोकसभा, राज्यसभा और जो राज्यों की विधानसभाएं वहाँ से
वो सारे मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके अलावा बच्चों जो राष्ट्रपति का चुनाव है एक समानुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय मत के अनुसार यानी माध्यम से गुप्त मत द्वारा होता है। ओपनली उनका चुनाव नहीं होता, उसमें मतदान जब होता है गुप्त होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि जब ओपनली होते हैं तो जो विरोध में भी होते हैं और वो देना भी चाहें राष्ट्रपति को तो वो दे नहीं पाते हैं मत, इसलिए इसको गुप्त रखा गया है। यह उल्लेखनीय है बच्चों, ये जो जितने भी परिषद के सदस्य हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। यानी कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं देंगे? संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, जो कि कुछ खेल जगत से होते हैं, कुछ फिल्मी जगत से होते हैं, कुछ राइटर्स होते हैं। इस तरीके के जितने भी ये 14 लोग चुने जाते हैं जो राष्ट्रपति पहले उसमें मनोनीत किए जाते हैं और भेजे जाते हैं राज्यसभा या संसद में, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ये आउटसाइडर होते हैं। ये इनके काम को देख करके उनको, क्योंकि देश में इन्होंने इस तरीके काम किए होते हैं तो उनको चुन लिया जाता है, राज्यसभा या संसद में भेजा जाता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा बच्चों कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता, तो ये संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य, इस तरीके से भी आ सकता है, या विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य जो सदस्य हैं, राज्य विधानसभा यानी जो राज्य विधानसभा है, और परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्री परिषद की का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो ये लाभ का पद नहीं माना जाएगा राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने के लिए, चाहे वो उपराष्ट्रपति के पद पर हो या वो मंत्रिपरिषद का सदस्य हो। क्वेश्चन ये आ सकता है बच्चों कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सा लाभ का पद नहीं माना जाता, तो उपराष्ट्रपति के पद पर हो या मंत्रिपरिषद का सदस्य हो, ये लाभ का पद नहीं माना जाता। देखो बच्चों, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित घोषित होने के लिए वैध मतों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50% से अधिक होनी चाहिए, यानी 51% होनी चाहिए या 50% से अधिक होनी चाहिए। इस तरीके से लिखा होना आए तो आप समझना कि 50% से अधिक होनी चाहिए। सेकंड है बच्चों, राष्ट्रपति चुनाव के विषय में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, ना उस राज्यसभा को, ना ही लोकसभा को, ना विधानसभा को, ना विधान परिषद को। किसी को भी इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई राष्ट्रपति के चुनाव के समय विवाद हो जाता है तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव के विषय में कोई विवाद है तो इसमें कौन हस्तक्षेप कर सकता है? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय ही इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। बच्चों, जो राष्ट्रपति हैं उनके कार्य व शक्तियाँ क्या क्या हैं, वो क्या क्या कार्य करते हैं, उनको किस तरीके के कार्य दिए गए हैं। देखो बच्चों, जो कार्य हैं और शक्तियाँ हैं इनकी राष्ट्रपति की, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, नंबर 1 महत्वपूर्ण अधिकारों की नियुक्ति व पदों पर करना, शासन संचालन संबंधी शक्ति, सैनिक क्षेत्र में शक्ति इत्यादि। यानी कार्यपालिका से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं। जो जितने भी महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करेंगे, पद से हटाया जाएगा वो भी राष्ट्रपति के अधिकार में आता है, या शासन संचालन संबंधी शक्ति, कहीं पे राष्ट्रपति शासन लगाना है या कोई और समस्या है तो ये सब राष्ट्रपति की शक्तियों में आता है। सैनिक क्षेत्र में भी राष्ट्रपति की शक्तियों का इस्तेमाल होता है, यानी जब सैन्य संकट आता है तो उसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है आपका विधायी शक्तियाँ। ये तो थी आपकी कार्यपालिका शक्तियाँ, जो कार्य क्या क्या करते हैं राष्ट्रपति। विधायी शक्तियाँ क्या हैं? विधायी क्षेत्र का प्रशासन, सदस्यों का मनोनयन, अध्यादेश जारी करने, अनुच्छेद 123 की शक्ति आदि हैं। यानी जो विधायी क्षेत्रों का प्रशासन है, जो विधानसभाओं का प्रशासन है या सदस्यों का मनोनयन है, अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 123 की शक्ति 23 में शामिल है और ये शक्ति राष्ट्रपति की शक्तियों में शामिल है। इसके अलावा बच्चों संकटकालीन शक्तियाँ, इसके अलावा बच्चों जो विधायी शक्तियाँ हैं वो किस तरीके से राष्ट्रपति उन विधायी शक्तियों को अपना जो क्षेत्र अपने जो कार्य है उसमें इस्तेमाल करता है। जैसे कि अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दोनों सदनों को आहूत करने, शस्त्र बुलाने
यानी शस्त्रावासन करने और लोकसभा के विघटन की शक्ति प्राप्त है। वो लोकसभा का विघटन भी कर सकता है राष्ट्रपति, ये विधायी शक्तियाँ हैं इसकी। इनके अलावा अगर कोई गतिरोध हो रहा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को बुला सकता है यानी आह्वान कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर दोनों के दोनों लोकसभा और राज्यसभा को राष्ट्रपति बुलाता है, किसी कानून पर कोई गतिरोध है या चर्चा में कोई गतिरोध है, और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि जब दोनों सदनों की संयुक्त लोकसभा वो बैठक होती हैं तो उसमें अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसके अलावा बच्चों, संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए तारीख की नियुक्ति वो 6 मास का या अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगर संसद के सत्र चल रहा है तो पहली बैठक होनी चाहिए और अंतिम बैठक में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन बच्चों आपको जल्दी से कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं कि अगर सत्र स्टार्ट होता है तो उनके बीच में अंतर कितना होना चाहिए? तो 6 महीने का होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों, अनुच्छेद 46 में दिए गए उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति को किसी एक सदन अथवा दोनों सदनों में अभिभाषण करने तथा संदेश भेजने का अधिकार है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि राष्ट्रपति अपना भाषण किस उसमें दे सकता है सदन में? तो वो दोनों सदनों में दे सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति सदन के दोनों सदन में, जो संसद के दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा में, राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक विषयों पर विशेष ज्ञान रखने वाले 12 व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट करता है। मतलब ये 12 व्यक्ति राष्ट्रपति चुनता है। और उसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपको मैं ये बता रही हूँ ओरली, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं तो उनमें क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं बच्चों, कि ये जो विशेष ज्ञान रखने वाले सामाजिक विषयों पर या विज्ञान पर या और बहुत सारे क्षेत्र हैं। लोकसभा में 2 आंगल, जो आंगल उन्हें कहते हैं बच्चों, जो इंग्लैंड वाले लोग यहीं पर रह गए थे, उनमें से 2 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनेगा। बस 2 ही सदस्य होते हैं। आंगल भारतीय कहलाया जाता है उनको, और वो समुदाय का प्रतिनिधि, अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको ये नियुक्त करते हैं, यानी अधिकतम 2 सदस्य ही हो सकते हैं। राष्ट्रपति का बच्चों यह कर्तव्य है कि संसद के समक्ष यह दस्तावेज रखवाता है, जो कि कई निम्न प्रकार से हो सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण का जो विषय है दस्तावेज होने चाहिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है अलग से, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। वित्त आयोग की सिफारिशें, संघ लोकसेवा आयोग का प्रतिवेदन, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विशेष अधिकारों का प्रतिवेदन और पिछड़े वर्ग के आयोग का प्रतिवेदन भी राष्ट्रपति ही अपने समक्ष दस्तावेज रखवाता है। इसके अलावा बच्चों, भाषाई अल्पसंख्यकों के विषय में विशेष अधिकार है। कुछ विषयों पर विधान पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिशों की अपेक्षा हो, ये विषय है। जैसे नए राज्यों के निर्माण का सीमा परिवर्तन अनुच्छेद 31 क में है, यानी 1 में। और इसके अलावा बच्चों, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में, ये राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। अब आता है बच्चों संकट, जो बच्चों विधायी शक्तियाँ हैं वो हैं संकटकालीन शक्तियाँ। वो संकटकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। संकटकालीन प्रावधान निम्नलिखित हैं। मतलब जो संकट होता है देश में, उनमें कौन कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति को मिली हुई हैं, उसके बारे में आगे बताती हूँ। इसके अलावा बच्चों, जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था होती हैं, उनको राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत, वित्तीय संकट अनुच्छेद 360 के तहत उसमें कानून लागू करवा सकता है या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। भारत में कितनी बार आपातकाल में की घोषणा की गई है? तो भारत में 1962 में बच्चों, जब हमारा युद्ध हुआ था भारत चीन के साथ, ये 1962 का युद्ध है, पहली बार हुआ था। पहली बार ये आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई थी अक्टूबर 1962 में, भारत चीन के युद्ध के समय। तो क्वेश्चन आता है कि आपातकाल की घोषणा कब की गई? सबसे पहले तो पहली बार की गई थी 1962 में, भारत चीन युद्ध के समय पर। दूसरी बार बच्चों अनुच्छेद 1971 में,
द्वितीय आपातकाल की घोषणा की गई थी दिसंबर 1971 में, जब भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पर हुई थी। थर्ड है आपका 1975। तीसरे आपातकाल की घोषणा जून 1975 में हुई थी। तो देखो बच्चों, पूछा जा सकता है कि पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो भारत चीन युद्ध के समय 1962 में। दूसरी बार कब हुई थी, तो 1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय। और तीसरी बार कब हुई थी, तो 1975 में आपातकाल की घोषणा जून 1975 में हुई थी। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक दो क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है, पूछा जाता है आपातकाल के बारे में। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा बच्चों आप इनके नोट्स बना लें। नोट्स बनाते रहोगे तो बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आती है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। वीटो शक्तियाँ क्या हैं? निषेधाधिकार। भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। अत्यंतिक वीटो। इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है, अर्थात वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकता है। और जो बिल जाते हैं राष्ट्रपति के पास, एब्सोल्यूट जो वोट होती है उसको राष्ट्रपति अपने पास रख लेता, उस पर साइन नहीं करता, अपना मत नहीं रखता। तो ये वीटो शक्ति है, अत्यंतिक वीटो शक्ति। वो सुरक्षित रख सकता है, उसको कानूनी इसके बारे में अधिकार है। इसके अलावा बच्चों, निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंशन वोट। इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। अगर संसद ने कोई कानून बना दिया है और साइन करने के लिए वो राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। कौन? के राष्ट्रपति। और ये क्या कहलाता है? निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंशन वोट। वीटो जो है ये कहलाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सस्पेंशन वीटो। और यानी हिंदी में अगर आप दे रहे हैं तो निलंबनकारी वीटो क्या है? तो निलंबनकारी वीटो है राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। थर्ड, तीसरी जो शक्ति है वीटो शक्ति प्राप्त है, जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो। इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। यानी कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास आया है और उससे कोई इस तरीके की संघर्ष की हो रही है कि संघर्ष हो सकता है सदनों में, तो राष्ट्रपति अपने पास इसको रख लेता है। अर्थात इस वीटो शक्ति के प्रयोग द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो अनुमति देता है और न ही अनुमति देने से इनकार करता है। बच्चों को पूछा जा सकता है जेबी वीटो क्या होता है? तो जेबी वीटो है कि राष्ट्रपति अपने पास इसको अपनी जेब में रख लेता है, यानी सुरक्षित रख सकता है। और इसका मतलब होता है ना तो वो अनुमति देने से इनकार कर रहा है किसी विधेयक पर, न तो वो अनुमति दे रहा है और ना ही उससे इनकार कर रहा है। तो इसे वीटो शक्ति कहा जाता है। विवादास्पद भारतीय डाक संशोधन विधेयक बिल आया था 1980 में, जो 1986 में आया था, के संबंध में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। भारत में किसी राष्ट्रपति द्वारा जेबी वीटो के प्रयोग का यह पहला उदाहरण है और तब से आज तक वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है किस लिए हुआ था वीटो शक्ति का प्रयोग? तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक बिल आया था जो कि 1986 में आया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कब आया था? तो 1986 में। और ये किस राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था? तो राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा किया गया था और तब से अब तक जेबी वीटो का प्रयोग नहीं हुआ है।